नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर का। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। 23 को रिजल्ट आने हैं। इस बीच दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लेकिन इस लिस्ट में किन किन नामों को जगह मिली है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमल किशोर। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 ऐसे उम्मीदवारों के नाम हैं जो हाल ही में कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए। बता दें कि दूसरी पार्टियों से आप में शामिल हुए जिन 6 नेताओं को टिकट मिला है, उन्हें खुद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में शामिल कराया था। इनमें 2 नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। लिस्ट में आपको बता दें कि पहली लिस्ट पहला नंबर जो है छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा किराड़ी मल से अनिल झा उम्मीदवार होंगे। 17 बीजेपी से दिग्गज नेता रहे और किराड़ी मल से 2 बार विधायक रहे अनिल झा ने आप पार्टी की सदस्यता ली थी। विश्वासनगर से दीपक सिंगला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी। बीजेपी की दिल्ली में एक और बड़ा झटका 4 नवंबर को लगा था, जब बीजेपी नेता रहे 2 बार पार्षद बीबी त्यागी ने आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। छठा छतर बदरपुर से राम सिंह, सीलमपुर से जुबेर चौधरी, सीमापुर से वीर सिंह सिंघार, गोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी, मटियाला से सुमेश शौकीन आपके उम्मीदवार होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस दिल्ली। वहीं झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड के बाद जो बच्चों की मौत हुई, उसमें जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने के बदले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आने से पहले चूना डालने के ऊपर कार्रवाई की गई। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। झांसी मेडिकल कॉलेज में एनआईसीयू वार्ड में शुक्रवार की देर रात अग्निकांड में अब तक 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं जैसे ही अग्निकांड होता है और डिप्टी सीएम को जानकारी मिलती है, वो तुरंत झांसी के लिए रवाना हो जाते हैं। उनकी जानकारी मिलते ही कर्मचारियों द्वारा इमरजेंसी वार्ड के बाहर साफ सफाई करके उनके स्वागत के लिए चूना बिछा दिया जाता है। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है तो ब्रजेश पाठक द्वारा एक वीडियो आता है जिसमें वो चूने की घोर निंदा करते हैं, जिसके बाद सख्ती से कार्रवाई करने की बात भी कही जाती है। वहीं अब तक इस मामले में किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई गाज नहीं गिरी है, ना ही कोई जांच अभी तक सामने आई है, मगर जिन व्यक्तियों के द्वारा डिप्टी सीएम के पहुंचने से पहले चूना डाला गया था, उन 2 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। अगली खबर दिल्ली की है। आपको बता दें कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के शीश महल का विवाद लेकर सामने आ गई है। आपको बता दें कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूरी खबर क्या है, इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमल किशोर। दिल्ली भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शीश महल विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित भाजपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। भाजपा नेता कैलाश गहलोत ने कहा कि हम यहाँ शीश महल मुद्दे पर विरोध जताने आए हैं। जब मैंने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा था तो मैंने साफ साफ लिखा था कि शीश महल को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है वह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। यह उनके मूल सिद्धांतों से समझौता करने का उदाहरण है। उन्होंने आगे यह कहा कि मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। लोग परेशान है क्योंकि दिल्ली में काम नहीं हुआ, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, पीने का पानी नहीं आ रहा, सड़क क्षतिग्रस्त है। मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता इस बार भाजपा को जिताएगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस दिल्ली। खबर कानपुर देहात से है, जहां जिले में डीएपी खाद की किल्लत से किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है डीएपी खाद, क्यों इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। इन दिनों गेहूं की बुआई जोरों पर है, तो वहीं डीएपी खाद की किल्लत से कानपुर देहात और किसान जूझता हुआ नजर आ रहा है। किसान सुबह से ही घर से निकलकर समितियों के बाहर लाइन लगाकर खड़ा हो जाता है कि आज उसका नंबर आएगा
और वह गेहूं की बुआई के लिए डीएपी खाद लेकर घर पहुंचेगा। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयान करती हैं। किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता है, लेकिन उसे खाद नहीं मिलती। जिले के किसान समितियों में तैनात सचिवों पर भी आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं कि वह प्राइवेट सेक्टर में तैनात लोगों को खाद बेच देते हैं, जिसकी कालाबाजारी भी होती है और यही वजह है कि किसानों को खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो वहीं जिला कृषि अधिकारी उमेश गुप्ता की अगर माने तो जनपद को हाल ही में 220 मैट्रिक टन खाद डीएपी उपलब्ध हुई है, जिससे कहीं न कहीं लोगों की समस्या का हल होगा। उन्होंने बताया कि 400 बैग समितियों में खाद पहुंचाई गई है, जिससे अब किसानों को सहूलियत के आधार पर खाद मिलेगी। उन्होंने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि जिले में उपलब्ध एनपीके खाद से अगर किसान गेहूं की बुआई करता है तो उसकी फसल और भी मजबूत बेहतर होगी। लेकिन देखना यह होगा कि एनपीके खाद पर किसान का भरोसा कितना हो पाता है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वाइज। अगली खबर लखनऊ से है, जहां विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। क्या कुछ रहा ये पूरा मामला, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। बिल्डिंग निर्माण के दौरान मट्टी भुरभुरी होने के कारण 3 मजदूर निर्माण के दौरान मट्टी में दब गए। मट्टी में मजदूरों के दबने के बाद आनन फानन में एलडीए की टीम पहुंची। एलडीए की टीम पहुंच के मौके पे जो निर्माण चल रहा था उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उस निर्माण को टेम्परेरी सील करा दिया गया। आपको बता दें कि एलडीए के जो अपर सचिव हैं ज्ञानेंद्र वर्मा, वो मौके पे पहुंचते हैं। मौके पे पहुंचने के बाद जो निर्माण चल रहा था उसका निरीक्षण करते हैं और उनका कहना है कि जो ये निर्माण चल रहा है इसका बेसमेंट का, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का नक्शा पास है। बस जो नियम अनुसार काम होना चाहिए था उसमें लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण जो ढोला था मट्टी का वो गिर गया, जिसमें मजदूर दब गए। फिलहाल इस निर्माण को टेम्परेरी सील कराया जा रहा है। वहीं उनका यह भी कहना है कि इनको ये भी जानकारी दी जाएगी कि अगर ये निर्माण को नियमों के विपरीत करते हैं तो इस पे निर्माण पे कार्रवाई करा दी जाएगी। फिलहाल इस निर्माण पे जो नियम है, जो एलडीए के मानक है, उसके तहत अगर ये काम कराते हैं तो आगे जो टेम्परेरी सीलिंग है उसको खोल दिया जाएगा। फिलहाल जो मजदूर उसमें 3 दबे थे उनको मट्टी से बाहर निकाल लिया गया और निकालने के बाद उनको इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। पूरा मामला एलडीए के जोन 6 का बताया जा रहा है। जोन 6 में ये निर्माण चल रहा था और ये निर्माण के दौरान जो कार्य हो रहा था उस कार्य में मट्टी गिरने से मजदूर मट्टी के अंदर दब गए थे, जिनको वहां पे मौजूद 10 से 15 की संख्या में मजदूर, उन लोगों ने मट्टी हटा के उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया। अगली खबर उत्तराखंड सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोलता हुआ है। जी आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में इन दिनों सेना की भर्ती चल रही है और इस दौरान आयोजित इस रैली में अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखने को मिला। चूंकि हजारों की संख्या में पिथौरागढ़ पहुंचे युवाओं को न तो परिवहन की व्यवस्था सही से मिल पा रही है और न ही रहने का इंतजाम ही किया गया है। क्या है ये कुछ पूरा मामला, इसकी तमाम विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। लगातार हंगामा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा युवा वहां पर पहुंचे जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। उनकी संख्या इस समय कह सकते हैं कि 35,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि ये भर्ती 117 पदों के लिए यहाँ पर हो रही है। जिस प्रकार से वहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है, तो ऐसे समझा जा सकता है कि जिला प्रशासन के लिए मुश्किलें लगातार खड़ी हो रही है और यही वजह है कि अब प्रशासन के जो हाथ पांव फूटे नजर आ रहे हैं, लगातार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटे हैं। लेकिन जो अभी तक के हालात यहाँ पर है, तो ऐसे समझा जा सकता है कि बेरोजगार युवाओं की फौज जो भर्ती के लिए यहाँ पर आई है उनको व्यवस्थित करना बड़ी टेढ़ी खींच साबित यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस प्रकार से लाठीचार्ज वहां पर है, तो ऐसे में और हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग दोनों ही इस समय बेचार से लाचार से वहां पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी घटना वहां पर घट सकते हैं अगर सही समय पर सही सूचना किया गया। वहीं अगली खबर बहराइच से है, जहां एसडीएम कैसरगंज की मनमानी के विरोध में कैसरगंज तहसील के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। लेकिन क्या कुछ है ये पूरा मामला, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी महेश चंद्र गुप्ता। इसमें वकीलों और एसडीएम के बीच रार अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि बहराइच के कैसरगंज तहसील का ये पूरा मामला है, जहां पर एसडीएम के
खराब व्यवहार दुर्व्यवहार के चलते वहां के वकीलों ने गुस्सा जताया है और गुस्सा जताने के साथ ही साथ एक आंदोलन भी शुरू किया है। आपको बता दें कि बहराइच की कैसरगंज तहसील में 71 दिनों से कोई भी कोर्ट एसडीएम कोर्ट पर कोई भी वकील वहां पर नहीं गया है, वहां पर काम लेकर नहीं गया है, कार्य का बहिष्कार कर रखा गया है। साथ ही आज रोड जाम करके अपने गुस्से को, अपने विरोध को वकीलों ने जताया है। रोड जाम कर दी गई थी। सीआरओ और अन्य आला अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के और काफी समझाने के बाद रोड को खोला गया, तब जाकर कहीं आवागमन चालू हुआ। आपको बता दें कि यह जो पूरा मामला है वह एसडीएम आलोक राव जो कि कैसरगंज के एसडीएम हैं उनसे जुड़ा हुआ सारा मामला है। एसडीएम आलोक राव के दुर्व्यवहार के चलते वकीलों ने ये आवाज उठाई है और ये अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि ये आंदोलन कहां तक जाता है। वकीलों का साफ साफ तौर पर कहना है कि अगर एसडीएम आलोक राव को हटाया नहीं गया तो ये आंदोलन और भी उग्र रूप ले लेगा और हम लोग और आगे तक जाएंगे। खबर अयोध्या से है, जहां भदरसा गैंगरेप मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई। वहीं आरोपी सपा नेता मोहिद खान को हाईकोर्ट से राहत मिली है। क्या कुछ है ये राहत की खबर, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। भदरसा गैंग के मुख्य आरोपी मोहिद खान की जमानत अर्जी जो है आज यहाँ पे खारिज हो गई है और इससे पहले 3 अक्टूबर को जो है मामले की सुनवाई हुई थी, उसमें भी मामले में जो है इनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। और यहाँ पंकज भाटिया जस्टिस थे, उन्होंने जो है सुनवाई अगली डेट लगा दी है, लेकिन किस कोर्ट पे सुनवाई होगी ये अभी क्लियर नहीं किया है कि किस कोर्ट पे सुनवाई होगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो अगली सुनवाई होगी उसमें मोहित खान की जो है जमानत अर्जी होती है या नहीं होती, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मोहित खान की मुश्किलें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। उनको उम्मीद थी कि 3 अक्टूबर को जो है जमानत अर्जी मिल जाएगी, लेकिन आज भी यहाँ पे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जमानत अर्जी को यहाँ पे खारिज कर दिया गया है, अगली डेट लगा दी गई है। अब ये देखने वाला होगा कि मोहित खान की जमानत कब होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबर बुलंदशहर से है। आपको बता दें, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावों को फेल करता हुआ एक नया मामला सामने आया और हॉस्पिटल के एक रूम को बार बना दिया गया है। जी हां, दारू का अड्डा बना दिया गया है। क्या कुछ है ये खबर, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। बुलंदशहर के इमरजेंसी अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इमरजेंसी कोई में खाना बना रखा है और शराब पी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास अस्पताल के इमरजेंसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जहां उसके पास एक शराब का पैक भी रखा हुआ है, गिलास भरा हुआ। यह वीडियो में बताया जा रहा है कि यह इमरजेंसी है और डॉक्टर यहां पर शराब पीते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में तत्काल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक टीम गठित की है और कहा है कि 3 दिन में रिपोर्ट दी जाए। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पता लगेगा किस किस डॉक्टरों पर गाज गिरती है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने हैं। इस बीच में यूपी से यह खबर है, जहां पे आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव यानी कि अखिलेश यादव के चाचा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव के चाचा यानी कि शिवपाल यादव ने बीजेपी पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर चौधरी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने उपचुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने बरेली में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी नई परंपरा डालने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत साबित होती है। उन्होंने ये तक बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन ने लोगों से आधार कार्ड तक छीन लिया और कई बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया। फिलहाल इसके बावजूद भी हमारी कांग्रेस के और सपा की कई गठबंधन की कई जगह सीटें निकल के आ रही हैं। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। वहीं अगली खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्या कुछ विस्तार से इस पर जानकारी है, साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक।
के वृंदावन में आज धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम संत, शंकराचार्य, महंत और प्रबुद्ध जन इसमें शामिल हुए, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के जो वाद चल रहे हैं उसमें किस तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए मुकदमों में पैरवी और गौ माता को यानी राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिए जाने और तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। धर्म संसद को लेकर तमाम जो साधु संत हैं, महंत हैं और आचार्य हैं, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग बात रखी। सबका कहना यही था एक स्वर से कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को किस तरीके से मुक्त कराया जाए, यानी कोर्ट में किस तरीके से जल्दी जल्दी पैरवी हो और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और जो श्री कृष्ण जी हैं उनका भव्य मंदिर बने। इन सब को लेकर धर्म संसद में जोरदारी से चर्चा हुई और तमाम महंतों का कहना था, शंकराचार्य भी इसमें शामिल हुए, आचार्य भी शामिल हुए, उनका कहना था कि जो गौ माता है उस। वहीं खबर अलीगढ़ से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई। इस दौरान आपको बता दें कि इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें कई घायल भी हैं। लेकिन कैसे हुई ये टक्कर, कैसे हुआ ये हादसा, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई, इसके बारे में तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज। बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि करीब 1 बजे थाना टप्पल इलाके के यमुना एक्सप्रेस वे पर एक सड़क का भीषण हादसा सामने आया है, जहां डबल डेकर एक प्राइवेट बस अपने आगे चल रहे ट्रक से जाकर टकरा गई। सड़क हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। इधर सूचना मिलते ही इलाका पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को पास के यानी जेवर के एक निजी अस्पताल कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां सभी घायलों का उपचार चल रहा है। इधर मृतकों के शवों को कब्जे में लेने के बाद पुलिस के द्वारा शवों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। इधर सीओ वरुण कुमार सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि रात्रि करीब 1 बजे डबल डेकर ट्रक बस जो कि प्राइवेट बस थी वह दिल्ली से आजमगढ़ के लिए रवाना हुई थी। घने कोहरे के कारण अपने आगे चल रहे ट्रक जिसमें शीशा और स्क्रैप भरा हुआ था उसमें जाकर घुस गई। इस सड़क के भीषण हादसे में बस में सवार 15 लोग घायल हो गए, जिनको पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाला और इलाज के लिए उनको जेवर के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। वहीं इस घटना में एक 5 माह का बच्चा, एक महिला समेत 3 पुरुषों की मौत हो गई। हालांकि मृतकों में से पुलिस के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 3 लोगों की शिनाख्त हो गई है, जबकि अन्य 2 लोग अभी अज्ञात में हैं। फिलहाल पुलिस अज्ञात शवों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है, तो वहीं पुलिस के द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी ये भी दी गई है कि जो मृतक है उनके परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई है। बताया जाता है कि दिल्ली डबल डेकर बस जो दिल्ली से आजमगढ़ के लिए रवाना हुई थी वह घने कोहरे के कारण अपने आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में 15 लोग घायल और 5 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शहनवाज, इंडिया वॉइस। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की सरकार और प्रशासन लगातार अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर रही है और सख्त रवैया अपना रही है। वहीं ताजा मामला देहरादून से आया, जहां पर रोड पर से अतिक्रमण को हटाने का एक मामला सामने आया। आपको बता दें प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है इसके खिलाफ और इस खबर पर तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। राजधानी देहरादून में यातायात को देखते हुए अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि राजधानी देहरादून में जाम के झाम से कहीं ना कहीं 2-4 होना पड़ता है और उस 2-4 की समस्या का समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं एसएसपी अजय सिंह खुद सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यदि एसएसपी अजय सिंह की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो यातायात की समस्या आती है वो ज्यादातर अतिक्रमण होने की वजह से आती है और अतिक्रमण ना हो उसके लिए
लगातार प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल देर शाम भी एसएसपी खुद सड़कों पर उतरे थे और जो अतिक्रमण था, फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कराया गया था, उसको हटवाया गया और उसके साथ ही ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई ताकि इस तरह का अतिक्रमण दोबारा न किया जाए। लेकिन वही देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर चाहे हम राजधानी देहरादून की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें तो कहीं ना कहीं झाम से कहीं ना कहीं 2-4 जरूर होना पड़ता है और इससे निजात मिले इसके लिए कोई ठोस कदम सरकार को जरूर उठाने होंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई भी करता है, क्योंकि जो अतिक्रमण करते हैं उन लोगों पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा से कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी एक ठोस कदम उठाना होगा और इसी अतिक्रमण से निजात दिलानी होगी, तभी जाकर इस यातायात के जो जाम का झाम झेलना पड़ता है उससे निजात मिल सकती है। इंडिया वॉइस धनराजगढ़ देहरादून। अगली खबर छत्तीसगढ़ के भिलाई से है, जहां इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि प्राथमिकता के साथ इंडिया वॉइस ने खबर को दिखाया और इसके बाद कार्रवाई की गई है इस वीडियो पर। आपको बता दें कि इस क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है, इसकी तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रीकांत दास। इंडिया वॉइस में दिखाए गए खबर का हुआ है सर। आपको बताते चले कि कल हमारे चैनल के द्वारा ऑनलाइन ऐप के द्वारा मंगाए गए बिरयानी में कीड़े निकलने की खबर को देखकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट दुर्ग की टीम ने अल लजीज बिरयानी सेंटर पर कल छापामार कार्रवाई की है, जिसमें वहां पर अमानक रूप से पड़े वेज और नॉन वेज जो डिशेस है उनको एक ही जगह स्टोर करने की मामला सामने प्रकाश में आया है। साथ ही वहां पे जांच में मैदे में कीड़े पाए गए हैं, जिसे लेकर के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सैंपलिंग कर आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बताते चले कि वर्षा और आरती नामक 2 लड़कियों ने जोमेटो ऐप के द्वारा ऑनलाइन बिरयानी मंगाई थी, जो कि बिरयानी अल लजीज बिरयानी सेंटर से आई थी, जिसका ऑनलाइन पेमेंट 176 रुपए 40 पैसे उनके द्वारा पेमेंट किया भी गया था। जब वो खाने के टेबल में जब थाली में वो बिरयानी को डालते हैं तो बिरयानी और रायते के बीच से छोटे छोटे इल्लियां निकलती है, जिसे देखकर जो पीड़ित आरती सहारे हैं उनके द्वारा जो अल लजीज बिरयानी सेंटर से संपर्क कर उनके मालिक को इसकी शिकायत करती हैं, जिसे लेकर के अल लजीज बिरयानी सेंटर के मालिक का कहना था कि हमारे फूड में इस तरह की कोई भी चीजें नहीं होती, कि हम पूरी तरीके से सील पैक करके भेजते हैं। परंतु महिला के द्वारा हिम्मत जुटाकर मीडिया से संपर्क कर जब इसको खबर प्रकाशित की जाती है तो आनंद फानंद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जाकर के अल लजीज बिरयानी सेंटर पर छापामार कार्रवाई करती है। इंडिया वॉइस के लिए मैं श्रीकांत दास भिलाई। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर आप भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो सावधानी जरूर बरतिए। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां किन्नर हत्याकांड में सम्मिलित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैसे गिरफ्तार किया और क्यों की गई थी किन्नर की हत्या, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। एक दिल दहलाने वाली घटना घटी जब किन्नर मठ के मठाधीश बनने के लिए एक किन्नर की 12 लाख रुपए की सुपारी देकर उसकी हत्या कर दी गई। मामला बलौदा बाजार में ढाबाडी में जहां पर एक काजल नाम की किन्नर का रायपुर के 3 सुपारी किलर ने 18 तारीख को दर्दनाक चाकू गोप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को पुलिस के द्वारा विवेचना करने के बाद रायपुर में जोरा में जो छत्तीसगढ़ शासन का जो किन्नर का जो एक घर वहां बनाया गया, उनके मठाधीश की बनने के लिए तपस्या नाम की जो किन्नर और निशा श्रीवास नाम की जो किन्नर दोनों ने मिलकर इसकी काजल किन्नर की हत्या की थी। काजल जो किन्नर थी वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, जबकि जो तपस्या नाम की जो किन्नर थी वो महाराष्ट्र बंबई की रहने वाली थी। और उसी ने पूरा षड्यंत्र रच कर 12 लाख रुपए देकर 3 के सुपारी दी। जो 3 लोगों ने आके उसकी यहाँ पर ढाबाडी जंगल में उसकी हत्या कर दी गई। ये छत्तीसगढ़ का पहला मामला है जहाँ पर किन्नर की निर्मम हत्या कर दी गई थी केवल पीठाधीश बनने के लिए। और निश्चित है कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना यदि मान लो घटते जा रही तो आने वाला समय बहुत ही नुकसानदायक होगा। और ये घटना से पूरा छत्तीसगढ़ में किन्नर समाज में रोष है
और आने वाला समय बताएगा कि इसके और भी ऐसी हरकत जो बाहर से आ रहे हैं, जो किन्नर जो आके जोरा रायपुर में आकर जो रहते हैं, उनमें जो बाहरी लोग की जब अभी तफ्तीश की जा रही है। बताया जाता है कि जो यहाँ पर जो पीठाधीश बनने का जो यहाँ पर पद होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। इसी को लेकर आज काजल नाम के किन्नर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप मिश्र। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ के भिलाई से है, जहां लंबे समय से संपत्ति कर यानी कि टैक्स नहीं भरने पर गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन देखने को मिला। लेकिन क्या कुछ रहा पूरा मामला, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रीकांत दास। समय से संपत्ति कर जमा नहीं करने वाली गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी, जो कि शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसे लेकर के नगर निगम भिलाई ने नोटिस जारी की थी। संपत्ति कर लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपए का संपत्ति कर उनका बकाया था, जिसे लेकर के गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी हाईकोर्ट चली जाती है। हाईकोर्ट से नगर निगम के पक्ष में फैसला आने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी अभी भी उन्हें फिर से नोटिस देते हैं, जिसके एवज में गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी का कहना है कि हम इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाएंगे। कहीं न कहीं 14 सितंबर से अभी तक के समय में अगर नगर निगम उनसे संपत्ति कर नहीं वसूल पा रही है, तो कहीं न कहीं ये चीजें मिली भगत का। अगली खबर सीतापुर से है। आपको बता दें कि जिला जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मुलाकात करने के लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचने वाले हैं। इसके पहले उन्होंने मुख्तार अंसारी के बेटे से मुलाकात की थी और अब चंद्रशेखर आजाद आजम खान से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन क्यों, क्या कुछ रहेगा इस बाबत ये मामला, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नंद किशोर। सीतापुर जिला कारागार उस वक्त छावनी में तब्दील हो गया जब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जिला कारागार में बंद सपा नेता आजम खान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनकी ये मुलाकात 1 घंटे तक चली। और 1 घंटे के बाद जब वो जिला कारागार के बाहर निकले और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये पारिवारिक एक मुलाकात थी। हालांकि इस मुलाकात का राजनीतिक गलियारे में काफी कयास लगाया जा रहा है और कई प्रकार के चर्चे की जा रही हैं, लेकिन उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि जब हम पर गोली चलाई गई थी तो आजम खान अपने पूरे परिवार के साथ हमारे साथ खड़े हुए थे, जिसको लेकर के हम भी उनके बुरे समय में उनके साथ लेकर के उनकी हर प्रकार की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।